अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनएमडी का बिगर सोर्स में मैं आपका खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज जो टॉपिक आपसे डिस्कस किया जा रहा है गैशियस एक्सचेंज, फेडरल की बुक में ये सेकंड ईयर की बुक में ये मौजूद है ये टॉपिक, और अगर पंजाब के लेवल से हम बात करें तो फर्स्ट ईयर में ये टॉपिक मौजूद है गैशियस एक्सचेंज का। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। एमसीक्यूज नंबर 1 ये है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो कैरिड बाय द कॉर्पस्कल्स कंबाइंड विद द पोटेशियम। आपको पता है कि हम पिछली वीडियोस में 3 तरीके पढ़ चुके हैं, एज अ बाइकार्बोनेट आयंस, एज अ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एंड एज अ डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्लाज्मा। ये वो फोर्थ मेथड है जो पंजाब की बुक में मेंशन है कि कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो पोटेशियम के साथ कंबाइंड करके भी भेजी जा सकती है। एमसीक्यूज नंबर 2 ये है कि देयर आर 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट द कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू बाइंड विद द ऑक्सीजन। 3 वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी को इफेक्ट कर सकते हैं कि वो ऑक्सीजन के साथ कैसे बाइंड कर सकती हैं। एमसीक्यूज नंबर 3 ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर और पीएच वो 3 फैक्टर्स हैं जो इस कैपेसिटी को इफेक्ट करते हैं कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कैसे कंबाइन होगा। एमसीक्यूज नंबर 4 ये है जब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर इंक्रीज करता है तो ऑक्सीजन की टेंशन डिक्रीज करती है। ऑक्सीजन की टेंशन डिक्रीज करने का मतलब यह है कि हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी जिसके साथ वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा वो भी कम हो जाती है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर के इंक्रीज करने की वजह से कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू बाइंड विद ऑक्सीजन डिक्रीजेस। एमसीक्यूज नंबर 5 ये है कि इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन या टेंशन फेवर्स अ ग्रेटर लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू। यानी अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो हीमोग्लोबिन जो होगा ऑक्सीजन उसके साथ बाइंड करने की एफिनिटी कम होगी और जल्दी से जो है वो ब्लड से टिश्यू की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। और अगर वो ब्लड में रहेगा तो वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा। ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड की टेंशन इंक्रीज होगी है तो वो ब्लड में नहीं रहेगा, इसलिए वो ब्लड से टिश्यू में चला जाएगा। एमसीक्यूज नंबर 6 है कि राइज इन टेम्परेचर काजेज अ डिक्रीज इन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब भी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो इफेक्ट होती है। राइज इन टेम्परेचर का मतलब यह है कि जाहिर सी बात है जब कभी आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तब भी हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड रहने की एफिनिटी जो है वो कम होती है। एमसीक्यूज नंबर 7 ये है कि पीएच ऑफ द ब्लड इन्फ्लुएंसेस द डिग्री टू विच ऑक्सीजन बाइंड्स टू द हीमोग्लोबिन। तो ये वो तीसरा फैक्टर है जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि पीएच भी जो है वो इस चीज को इफेक्ट करता है। तो हम कहते हैं कि एमसीक्यूज नंबर 8 में ये बताया जा रहा है कि अगर पीएच डिक्रीज होती है, डिक्लाइन होती है, तो ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की कैपेसिटी है वो भी डिक्लाइन हो जाती है। क्या रीजन है जिसकी वजह से अगर पीएच डिक्रीज हो और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होने की एफिनिटी कम हो जाती है? तो रीजन ये है कि जब पीएच डिक्रीज होता है तो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। अगर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो वो हीमोग्लोबिन के प्रोटीन पार्ट के साथ बाइंड करने की कोशिश करेंगे, और अगर वो हीमोग्लोबिन के साथ प्रोटीन पार्ट के साथ बाइंड करने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की कैपेसिटी को कम रखेगा। तो दैट्स अ रीजन। एमसीक्यूज नंबर 10 ये है कि इंक्रीज इन द ब्लड पीएच रिजल्ट्स इन द इंक्रीज एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू बाइंड विद द ऑक्सीजन। ये उसका जस्ट वाइस वर्सा एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज नंबर 9 का कि जाहिर सी बात है अगर ब्लड की पीएच डिक्रीज हो रही है तो हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। ब्लड की पीएच इंक्रीज हो रही है तो हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की। ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 11 ये है कि हीमोग्लोबिन कैन एब्जॉर्ब मैक्सिमम ऑक्सीजन एट द सी लेवल। हीमोग्लोबिन जो मैक्सिमम ऑक्सीजन को कहाँ एब्जॉर्ब कर सकता है? एट द सी लेवल पे। एमसीक्यूज नंबर 12 ये है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन विच नॉर्मल हीमोग्लोबिन विच नॉर्मल ह्यूमन ब्लड absorbs and carries at the sea level is about 20 milliliter to 100 milliliter of the blood। यानी वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन ने बाइंड किया एट द सी लेवल वो क्या है? 20 मिलीलीटर बाय 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड। अब उसने कहा कि एमसीक्यूज नंबर 13 ये है कि 20 मिलीलीटर बाय 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड वो मैक्सिमम कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन की जिसके साथ वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड हुआ है, और यहाँ पे ये फुली ऑक्सीजनेटेड है, यानी ये ऑक्सीजनेशन में इन्वॉल्व है, डीऑक्सीजनेशन यहाँ पे नहीं हो रही है। एमसीक्यूज नंबर 14 ये है कि नॉर्मल कंडीशंस में जो है एल्व्यूलाई का में जो ब्लड मौजूद होता है वो फुली ऑक्सीजनेटेड नहीं होता। यानी एल्व्यूलाई जो है वो गैशियस एक्सचेंज की साइड से लंग में, यहाँ पे नॉर्मल कंडीशंस में ब्लड फुली ऑक्सीजनेटेड आपको नहीं मिलेगा। एमसीक्यूज नंबर 15 ये है कि ऑक्सीजन की टेंशन अगर 115 मिलीमीटर ऑफ द मर्करी होती है तो हीमोग्लोबिन जो है वो 98% सैचुरेटेड होगा और इसमें 19.6 मिलीलीटर ऑफ द ऑक्सीजन जो है वो शामिल होता है। यानी ऑक्सीजन की टेंशन अगर 115 मिलीमीटर ऑफ द मर्करी है तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो है वो 98% सैचुरेटेड हो जाएगा, और इसी तरह इसमें 19.6 मिलीलीटर ऑफ द ऑक्सीजन मौजूद होता है।
हीमोग्लोबिन कब ऑक्सीजनेटेड होगा? फुली ऑक्सीजनेटेड, जिसे आप ऑलमोस्ट ऑक्सीजनेटेड कह सकते हैं, जब ऑक्सीजन का प्रेशर जो है वो 100 मिलीमीटर ऑफ द मर्करी हो, और ऑक्सीजन का प्रेशर 100 मिलीमीटर ऑफ द मर्करी आपकी लंग्स में ही होता है। एमसीक्यूज नंबर 17 ये है कि अगर ऑक्सीजन का प्रेशर जो है वो 60 मिलीमीटर ऑफ द मर्करी से नीचे चला जाता है, और ये 60 मिलीमीटर ऑफ द मर्करी से नीचे कहाँ पे जाता है? सेल्स और टिश्यूज में, तो ऑक्सीजन की सेचुरेशन, ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग एबिलिटी होती है विद हीमोग्लोबिन वो भी डिक्रीज हो जाती है, और इस वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाता है यहाँ से ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। तो याद रखिएगा 100 मिलीमीटर ऑफ द मर्करी होता है तो हीमोग्लोबिन फुली ऑक्सीजनेटेड होता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की प्रेशर जो है वो 60 मिलीमीटर ऑफ द मर्करी से नीचे चला जाए तो हीमोग्लोबिन की सेचुरेशन भी डिक्रीज हो जाती है, उसकी बाइंडिंग एबिलिटी विद ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाती है, और ऑक्सीजन जो होता है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में रिलीज हो जाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ऐसे कि अगर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है तो उस फॉर्म को हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 18 बताया जा रहा है कि टिश्यू वेयर ऑक्सीजन टेंशन इज लो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट्स रैपिडली। तो जाहिर सी बात है कि जहां पे ऑक्सीजन की टेंशन 60 मिलीमीटर ऑफ द मर्करी से कम होगी, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जब बाइंड होते हैं तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म में होते हैं तो वो डिसोसिएट हो जाएंगे रैपिडली। एमसीक्यूज नंबर 19 ये है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग की फंक्शनल यूनिट क्या है? तो आप उसे कहेंगे एयर सैक। एमसीक्यूज नंबर 20 ये है कि स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है लंग की? तो आप उसे कहेंगे एल्व्यूलाई। एमसीक्यूज नंबर 21 ये है कि एयर सैक जो है वो कलेक्टिव नेम है किसके लिए? तो एयर सैक कलेक्टिव नेम है एल्व्यूलर डक्ट, एल्व्यूलाई और रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स के लिए। एमसीक्यूज नंबर 25 ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट चैनलाइज एयर टू लैरिंग्स? तो फेरिंग्स। WOF का वर्ड जो है मैं शॉर्ट वर्ड में विच ऑफ द फॉलोइंग के लिए यूज करती हूँ इन ऑर्डर टू सेव द टाइम। तो मैंने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट चैनलाइज एयर टू लैरिंग्स, तो यू हैव टू से इट फेरिंग्स। एमसीक्यूज नंबर 23 ये है कि ड्यूरिंग द रेस्ट, जब आप रेस्ट पे होते हैं तो ब्रीथिंग अकर्स रिदमिकली। रिदमिकली का मतलब होता है एक साइक्लिक वे में अकर होती है। एमसीक्यूज नंबर 24 ये है कि रेस्ट पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रीथिंग क्या है? तो 15 to 20 टाइम्स पर मिनट इन ह्यूमन। एमसीक्यूज नंबर 25 इज दैट लंग्स आर क्लोज्ड सैक। लंग्स अगर एक क्लोज्ड सैक है तो वो आउटसाइड एयर के साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? तो आउटसाइड एयर के साथ वो ट्रैकिया यानी आपकी विंड पाइप और नॉस्ट्रिल्स यानी माउथ के जरिए से कनेक्ट हो सकते हैं। लंग्स एक क्लोज स्ट्रक्चर है तो वो आउटसाइड एयर के साथ ट्रैकिया एंड नोस्ट्रल्स या माउथ के जरिए से अटैच है। एमसीक्यूज नंबर 36 ये है कि द स्ट्रक्चर विच टोटली लैक द कार्टिलेज। ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा रिस्पायरेटरी सिस्टम में ऐसा स्ट्रक्चर जो जिसमें टोटली कार्टिलेज मौजूद नहीं है तो वो स्ट्रक्चर ब्रोंक्यूल्स है। एमसीक्यूज नंबर 37 ये कि कंप्लीट कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर, कंप्लीट कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर जो यहाँ पे मौजूद है तो वो कौन सा है? आपको याद रखना है कि लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स है। एमसीक्यूज नंबर 38 है कि लंग्स आर स्पॉन्जी। लंग्स स्पॉन्जी क्यों है? तो आपको पता होना चाहिए एल्वुलाई के मौजूद होने की वजह से। एमसीक्यूज नंबर 39 ये है कि इन मेन रिस्पायरेटरी सिस्टम इंक्लूड्स, रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है? लंग्स हैं और आपकी एयर पैसेज वेज हैं। तो ये दोनों चीज़ें किस लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? फ्रेश एयर को रेस्पिरेटरी साइट्स में लाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल हैं दोनों साइट्स। एमसीक्यूज नंबर 40 ये है कि ईच नेजल कैविटी इज सब डिवाइडेड इनटू 3 पैसेजवेज। हर नेजल कैविटी जो वो 3 पैसेजवेज में डिवाइडेड है विद द हेल्प ऑफ बोन एंड विद द हेल्प ऑफ द इंटरनल नोज। एमसीक्यूज नंबर 41 ये है कि नेजल कैविटीज आर लाइंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ सिलिएटेड एपिथेलियम। तो ये बात जो हम नेजल कैविटी के टॉपिक में भी डिस्कस कर चुके हैं कि नेजल कैविटीज के पास म्यूकस मेम्ब्रेन भी है और सिलिएटेड एपिथेलियम भी मौजूद है। एमसीक्यूज नंबर 42 ये है कि एयर फिल्टर्स आर स्मॉलर फॉरेन पार्टिकल्स बाय म्यूकस मेम्ब्रेन, तो नॉट द लार्जर वन। आपको पता होना चाहिए कि एयर जो है वो स्मॉलर फॉरेन पार्टिकल्स को जो है वो फिल्टर करने का काम करती है। एमसीक्यूज नंबर 43 है कि स्ट्रक्चर विच सराउंड द अपर एंड ऑफ द ट्रैकिया। ऐसा स्ट्रक्चर जो अपर एंड ऑफ द ट्रैकिया को सराउंड करता है उसे क्या कहते हैं? हम लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 44 है कि ग्लोटिस में म्यूकस मेम्ब्रेन इज स्ट्रेच्ड अक्रॉस इनटू थिन फ्लैश्ड मेम्ब्रेन बाउंड्स आर कॉल्ड द वोकल कॉर्ड्स। यानी ग्लोटिस में एक म्यूकस मेम्ब्रेन बॉन्ड है और म्यूकस मेम्ब्रेन एक स्ट्रेच्ड हुई है और वो थिन फाइब्रस बैंड्स के अक्रॉस मौजूद है तो उसे हम क्या कहेंगे? वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स जो वो जहाँ होती है वो जगह होती है जहाँ से आपकी आवाज़ जो है वो प्रोड्यूस होती है। एमसीक्यूज नंबर 45 है कि ब्रोंकाई को ब्रोंक्यूल्स कब कहा जाएगा? तो ब्रोंकाई को ब्रोंक्यूल्स तब कहा जाएगा जब इसका डायमीटर 1 मिलीमीटर या इससे लेस अमाउंट में मौजूद होता है। एमसीक्यूज नंबर 46 है ईच ब्रोंकस ऑन एंटरिंग द लंग। जब ब्रोंकस जो है वो लंग में एंटर होता है तो वो स्मॉलर और स्मॉलर ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। ब्रोंकस जो है वो ब्रोंकाई की
ब्रोंकोस जो वो जब डिवाइड हो जाएगा लंग में एंटर होकर स्मॉलर एंड स्मॉलर फॉर्म्स में, तो उसे हम ब्रोंकाई कहेंगे। एमसीक्यू नंबर 47 ये है कि ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो कंटिन्यू टू डिवाइड एंड सब डिवाइड इन द लंग्स एंड फाइनली ओपन इनटू द लार्ज नंबर ऑफ एयर सैक्स। ब्रोंक्यूल्स कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं और उनका फाइनल स्टेज क्या होता है, एयर सैक्स होता है। एमसीक्यू नंबर 48 ये है कि लंग्स जो है वो क्लोज स्ट्रक्चर है, तो वो कैसे आउटसाइड एयर के साथ कनेक्ट है, तो बाय ट्रैकिया एंड द नोस्ट्रल्स की एमसीक्यूज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 49 ये है कि लंग्स जो है वो थोराइक कैविटी के विद इन लाई करते हैं और विच इज बाउंडेड बाय द रिब्स एंड डायाफ्रैगम। एमसीक्यूज नंबर 50 है कि प्लूरल मेम्ब्रेन लाई इन द पार्ट ऑफ थोराइक कैविटी कंटेनिंग लंग्स, सो लंग्स आर इन प्लूरल कैविटी। लंग्स जो है वो प्लूरल कैविटी में मौजूद है, ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं कि लंग्स को जो है वो डबल मेम्ब्रेन सराउंड कर रही होती है और इस आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान एक कैविटी मौजूद है जिसे हम प्लूरल कैविटी कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 51 ये है कि एयर जो होती है वो इंटर होती है लंग में फ्रॉम द ओरल कैविटी और नेजल कैविटी वियर द ट्रैकियाई एंड ब्रोंकाई और फिर रीच द एल्वियोलाई। ये वो पाथवे बताया जा रहा है कि एयर जो है वो एल्वियोलाई में कैसे पहुंचती है, वो ओरल कैविटी और नेजल कैविटी से होती हुई ट्रैकिया और ब्रोंकाई में जाती है और वहां से वो एल्वियोलाई में पहुंच जाती है। एमसीक्यूज नंबर 52 यह है कि वॉल्स ऑफ चेस्ट कैविटी आर कंपोज्ड ऑफ रिब्स एंड इंटरकोस्टल मसल्स, के इंटरकोस्टल मसल्स के वॉल्स चेस्ट कैविटी के जो वॉल्स हैं वो रिब्स और इंटरकोस्टल मसल्स से मिलके बने हैं। एमसीक्यूज नंबर 53 यह है कि इन प्री मिच्योर इन्फेंट याद रखिएगा वो चाइल्ड है जो अभी गेस्टेशन पीरियड में आपके प्रेगनेंसी टाइम पीरियड की बात की जा रही है, वो प्री मिच्योर इन्फेंट जो अभी मिच्योर भी नहीं हुआ है, उसमें रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के नाम से एक डिजीज है। ये कौन से इन्फेंट्स में कॉमन होती है, तो आपको याद रखिएगा कि गेस्टेशन पीरियड में 7 मंथ से जो कम एज का बच्चा है उसमें ये रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है। तो याद रखिएगा गेस्टेशन पीरियड जो आपके प्रेगनेंसी टाइम पीरियड को कहा जाता है, प्रेगनेंसी टाइम पीरियड में जो ऐसा बच्चा जो 7 माह से कम है उसमें रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के नाम से एक बीमारी हो सकती है। और आगे एमसीक्यूज नंबर 54 में रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का जिक्र किया जा रहा है कि ये क्यों होती है, क्योंकि सरफेसेंट जो है वो इतना ज्यादा नहीं है कि वो इस टेंडेंसी को कम कर सके कि लंग्स कोलैप्स ना हो सके। आपके इन्फेंट के आपके जिसे आप कहते हैं आपके चाइल्ड में वो कैपेबिलिटी नहीं है, सरफेसेंट इतना ज्यादा अमाउंट में मौजूद नहीं है कि वो लंग्स की इस टेंडेंसी को कम कर सके कि वो कोलैप्स ना हो सके। एमसीक्यूज नंबर 55 में बताया जा रहा है कि सरफेसेंट क्या चीज है, तो ये लिपोप्रोटीन यानी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल का एक मिक्सचर है जो एल्व्यूलर एपिथेलियम के सिक्रीटरी सेल्स ने इसको प्रोड्यूस किया है और इसका फंक्शन क्या है, ये एक लेयर बनाता है फ्लूइड के ऊपर विद इन द एल्वुलाई ताकि सरफेस टेंशन को कम किया जा सके। लिपोप्रोटीन कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल का एक मिक्सचर है जो आपके इस टेंशन को सरफेस टेंशन को कम करता है और ये सिक्रेटरी सेल्स ने इसको प्रोड्यूस किया है। 56 एमसीक्यूज ये कि व्हेन स्कूबा डाइवर डिसेंड्स इन सी, जब स्कूबा डाइवर जो है वो सी के बिल्कुल नीचे जाते हैं, जिसे आप तैराकू कहते हैं उर्दू जबान में, तैराकी में माहिर लोग जब बिल्कुल समंदर के नीचे जाते हैं तो वाटर का जो प्रेशर होता है उनकी बॉडी पे वो उनको क्या उनकी लंग्स की एक्सपेंशन नहीं होने देता। उनके बॉडी पे जो वाटर का प्रेशर है वो लंग्स की एक्सपेंशन नहीं होने देगा। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाजत लेना चाहूंगी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।